हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा है सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम जो लेके आए हैं जैव विकास। इसके पहले हमने जीवन की उत्पत्ति के बारे में सब कुछ बता दिया था। जीवन की उत्पत्ति के बारे में प्राचीनवाद बताया था, जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम आधुनिकवाद बताया था। आज जो हम लेके आए हैं आपको जैव विकास, मतलब जब जीव बन गया तो उसका विकास कैसे हुआ, कैसे हमको पता चला क्या है जैव विकास क्या नहीं है, जैव विकास के क्या क्या प्रमाण मिले हैं, इनके बारे में हम सब चर्चा करेंगे। ठीक है। जैसा कि जैव विकास दिख रहा है आप लोगों को, इसका इसका शाब्दिक अर्थ होता है छिपी हुई वस्तु के बारे में समय समय पर हुए परिवर्तन को जानना। मतलब जैव विकास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो समय समय पर छिपी हुई वस्तुएं होती हैं उनका हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उससे ही उसके बारे में जानते हैं। आगे क्या दिया गया है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं की उत्पत्ति एवं उनकी पीढ़ियों में कर्मिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जैव विकास कहलाता है। देखो, हम बता दें, जैव विकास का मतलब ये होता है जीवधारियों में धीरे धीरे जो सतत चलने वाली प्रक्रियाएं होती हैं उससे ही जैव विकास बोला जाता है, या बोल सकते हैं जीवों में कर्मिक ढंग से होने वाले विकास को ही जैव विकास कहते हैं। और एक बात बता दें, जैव विकास की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत धीमी होती है, अर्थात ये कह सकते हैं कोई भी एक जीव उसको देख नहीं पाता है। आगे देखो क्या दिया गया है, जैव विकास कहलाता है जैव विकास एक धीमी गति से होने वाला कर्मिक परिवर्तन है, मतलब बहुत धीरे धीरे विकास होता है। जैसे आप लोग मानो ये देख पा रहे होंगे, जो मानव की संरचना, आदि मानव की संरचना हुई है, पहले कैसे मानव था, फिर कैसे था, फिर कैसे हुआ, कैसे कैसे हुआ, पहले ऐसे, फिर धीरे धीरे फिर ये आदि मानव की संरचना है। ठीक, ऐसे विकास हुआ। ठीक, अब सब आप देख पा रहे होंगे जैव विकास के प्रमाण, मतलब क्या क्या प्रमाण मिले हैं, क्या क्या प्रमाण मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, क्या है क्या नहीं है। तो जैव विकास के जो प्रमाण के बारे में पढ़ेंगे, तो जैव विकास निम्नलिखित तथ्यों से प्रमाणित होता है। जो जैव विकास है उसके बहुत सारे तथ्य मिले जिससे यह प्रमाणित होता है कि जैव विकास हुआ है धरती पे, पृथ्वी पर जैव विकास हुआ है। जैसे सबसे पहले हम बात करें, जो सबसे पहले दिया गया है समजात एवं समरूप अंगों से प्रमाण। तो अगर हम समजात की बात करें, समजात क्या होता है, समजात अंग क्या होता है, समजात अंग क्या होता है, समजात अंग क्या होता है, तो हम बता दें, मतलब जीवों में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं, या जीवों के वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं मूल संरचना तो एक समान होती है, जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना तो एक समान होती है, किंतु कार्य में असमानता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। जिनकी उत्पत्ति और मूल संरचना समान होती है और कार्य जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। ऐसे ही अंगों को हम समजात अंग कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लो, ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना या कोशिकीय संरचना या उत्पत्ति तो एक समान होती है, किंतु कार्य में विभिन्नता पाई जाती है। अगर उदाहरण के लिए हम बात करें, जैसे मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए, घोड़े के अग्रपाद दौड़ने के लिए, चमगादड़ और पक्षी के अग्रपाद पंख जिनको बोला जाता है उड़ने के लिए, और सील के चापू तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो इससे यह पता चलता है इनकी उत्पत्ति तो एक समान होती है, किंतु इनके कार्य में असमानता पाई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को समजातता भी कहा जाता है। जैसे हम अगर बात करें घोड़े, मानव, बंदर लिख सकते हैं। ठीक है,
पक्षी, इनकी जो मूल संरचना होती, उत्पत्ति तो जो होती है तो एक समान होती है, किंतु कार्य में जो होती है वो असमानता पाई जाती है, और इस पूरी प्रक्रिया को हम समझातता भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। अब क्या है, इसमें जो दूसरा आता है समरूप अंग, समरूप अंग, समरूप अंग। अब समरूप अंग इससे विपरीत होते हैं। समरूप अंग क्या होते हैं? समरूप अंग ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना एवं उत्पन्न तो भिन्न होती है, जिनकी मूल संरचना एवं उत्पत्ति तो भिन्न होती है, जिनकी संरचना भिन्न हो, जिनकी संरचना तो भिन्न हो किंतु कार्य कैसे हो? कार्य समान हो, किंतु कार्य कैसे हो? समान हो। मतलब ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना एवं उत्पत्ति तो भिन्न होती है, या कोश की संरचना तो भिन्न होती है, किंतु उनके जो कार्य होते हैं वो एक समान होते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो आप देखते हैं जैसे कीट जो होते हैं, कीट और पक्षी के जो पंख होते हैं, कीट और पक्षी या चमगादड़ के जो पंख होते हैं, तो इन सभी के इनका जो कार्य होता है वो उड़ने के लिए सहायता करते हैं इन दोनों में। लेकिन चमगादड़ के जो पंख होते हैं उनमें मांसपेशियां पाई जाती हैं, उनमें मांसपेशियां पाई जाती हैं, किंतु जो कीट होते हैं जिनको कीट पतंग बोला जाता है, उनके पंखों में मांसपेशियां नहीं पाई जाती हैं, या उनमें मांसपेशियां नहीं पाई जाती हैं, जिससे आप यह पता कर सकते हैं कि इनके जो कार्य होते हैं वो तो एक समान होते हैं, किंतु इनकी संरचना जो होती है वो अलग अलग होती है। आशा समझ में आया होगा। समरूप अंग मतलब ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना एवं उत्पत्ति या कोश की संरचना तो अलग अलग होती है, किंतु कार्य एक समान होते हैं। जैसे कीट पतंगों के पंख उड़ने में, चमगादड़ के पंख उड़ने में, चमगादड़ के पंख में मांसपेशियां पाई जाती हैं, किंतु कीट पतंगों के पंख में मांसपेशियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आता है जीवाश्म। जीवाश्म से परमाणु मिले कि दूसरा है जो जीवाश्म से। जीवाश्म क्या है? तो चट्टानों एवं पत्थरों के नीचे दबे हुए जीवों के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, उन्हें ही हम जीवाश्म कहते हैं। जैसे हम थोड़ी देर यहाँ पे हम मार्कर अपना चलाएं ऐसे, और ये हम ऐसे अंगूठा लगाते हैं। अब यहाँ पे हमारे ये देखो ऐसे संरचना बन जाएगी ये, तो ये जीवाश्म है। या कोई कान के नीचे आपके जड़ दे और आपके गाल के नीचे ऐसे ऊंचा हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? जीवाश्म कहलाता है। किसी जुते हुए खेत से आप निकल जाए तो वहाँ आपके पैर बन जाते हैं। बारिश के समय कोई रेत वाली जगह पे कोई जैसे शाखा डाली पड़ी हो, तना कोई पड़ा, उसको उठा लो तो वहाँ पे वो छप जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। मतलब चट्टानों एवं पत्थरों के नीचे दबे हुए जो जीवों के या पादपों के जो अवशेष पाए जाते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म से बहुत ठोस प्रमाण मिलता है कि हाँ, जीवों का विकास हुआ है। एक यहीं पे शब्द आता है जीवाश्मीकरण। क्या होता है जीवाश्मीकरण? तो बहुत सरल है, पूछा जाता है जीवाश्मीकरण क्या होता है, तो जीवाश्म बनने की प्रक्रिया को हम जीवाश्मीकरण कहते हैं। जीवाश्म बनने की प्रक्रिया को हम जीवाश्मीकरण कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप ये बताओ, जो जीवाश्म होता है, जीवाश्म की हम आयु का निर्धारण कैसे करते हैं? तो कार्बन डेटिंग एक पद्धति होती है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं, या ये कह सकते हैं इसकी जो आयु का निर्धारण किया जाता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण चट्टानों या जिनसे जीवाश्म प्राप्त होते हैं की आयु से किया जाता है। चट्टानों की आयु का निर्धारण रेडियोधर्मी तत्वों तथा इनके समस्थानिक और रेडियोधर्मिता विहीन तत्वों की अनुपातिक मात्रा से किया जाता है। तो ऐसे क्या होता है, इसकी हम आयु का निर्धारण कर सकते हैं। मतलब
जो चट्टान होती है हम उसका अध्ययन कर लेते हैं, जिससे यह पता चल जाता है ये कितने वर्ष पुराना जीवाश्म है। अगर हम पूछे जीवाश्म अध्ययन करने को क्या बोला जाता है तो जीवाश्म विज्ञान बोला जाता है, जैसे पैलेंटोलॉजी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं संयोजक कड़ी से परमाणु, संयोजक कड़ियों से परमाणु। अब ये क्या होता है, संयोजक कड़ी क्या होता है, मतलब जैव विकास से संबंधित, मतलब ये बोला गया कि कुछ तो ऐसा है जिससे पता चलता है ये जीव उन्हीं से थोड़ा मेल खाता है या उनसे अलग मेल खाता है। तो संयोजक कड़ी का मतलब ये होता है, मतलब ऐसा कोई जीव जो दो जीवों के वर्गों से मेल खाता हो, ऐसा कोई जीव जो दो समूहों के लक्षण, या ऐसे कह सकते हैं ऐसे जीवधारी, ऐसे जीवधारी जिनमें दो समूहों के लक्षण पाए जाते हैं। ऐसे जीवधारी मतलब अनेक जीवधारियों में दो समूहों के लक्षण पाए जाते हैं। सीधी बात में अनेक जीवधारियों में, यहां अगर हम इसकी परिभाषा लिखें थोड़ा, अनेक जीवधारियों में दो समूहों के लक्षण पाए जाते हैं। भाई अनेक जीवधारियों में दो समूहों के लक्षण पाए जाते हैं। हेलो दोस्तों, माफी चाहेंगे, लाइट चली गई थी। जब लाइट चली जाएगी पता नहीं, इतनी रात का 12 बज रहा है, 12 बजे रात में जो इधर उधर वाले होते हैं लाइट मैन, पता नहीं क्या किया करते हैं बैठ के चट से इधर से उधर। क्या हम पढ़ा रहे थे आपको, हाँ, अनेक जीवधारियों में दो समूहों के लक्षण पाए जाते हैं। अनेक जीवधारी ऐसे पाए जाते हैं जिनमें दो समूहों के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे सीधा बात बोले, किन्नर जानते हो आप लोग, 6 नंबर जिसको हिजड़ा नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छे से जानते हो। किन्नर जो होते हैं वो नर और मादा के बीच में पाए जाते हैं। तो ये नर और मादा के बीच की संयोजक कड़ी होते हैं। ठीक, तो संयोजक कड़ी समझ में आ गया होगा, मतलब ऐसे जीव जो दो वर्गों से मेल खाते हो, दो वर्गों के मेल खाते हो। ठीक है, उन्हें हम क्या बोल देंगे, संयोजक कड़ी कहा जाता है। जैसे विषाणु जो वायरस दिया गया है, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी होता है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। कैसे होता है, यदि इस वायरस को आप किसी बोतल में भर के रख लो तो इसको आप काफी समय तक बोतल में भर के रख सकते हैं, और यह जब किसी सजीव कोशिका के संपर्क में जाता है तो यह पुनः अपने सजीव लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। तो अगर हम बात करें तो ये वायरस जो होता है किसके किसके बीच की संयोजक कड़ी है, तो ये सजीव और निर्जीव के मध्य की संयोजक कड़ी माना जाता है। अब ये युगलीना जो है, युगलीना जो होता है, युगलीना पादप और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। क्यों माना जाता है, युगलीना में पादपों की भांति क्लोरोफिल पाया जाता है। युगलीना में पादपों की भांति क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे यह प्रकाश संश्लेषण करके भोजन ऑटोमेटिक अपने आप बना लेता है, और यह जंतुओं की भांति गमन करता है, जिससे क्या होता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का भक्षण कर लेता है। तो युगलीना क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है पादप की भांति, और यह जंतुओं की भांति गमन करता है। इसलिए इसको युगलीना को जंतु और पादप, इसलिए इसको जंतु और पादप के मध्य की संयोजक कड़ी कहा जाता है। अब आ गया आर्कियोप्टेरिस। ये देखो आर्कियोप्टेरिस, ये ऐसा होता है आर्कियोप्टेरिस जो होता है इसको सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के मध्य की संयोजक कड़ी बोला जाता है। सरीसृप और पक्षी वर्ग, सरीसृप और पक्षी वर्ग के मध्य की संयोजक कड़ी बोला जाता है। सरीसृप देखो, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के मध्य की इसको संयोजक कड़ी
बोला जाता है। इसमें पसलियां पाई जाती हैं, पंख पाए जाते हैं, चोंच पाई जाती है, दांत पाए जाते हैं। तो इसमें आपको बता दें, मुख्य आपको ये याद रखना है कि इसमें जो होता है सरीसृप की भांति दांत पाए जाते हैं, दांत, और पक्षी वर्ग की तरह चोंच पाई जाती है। चोंच क्या पाई जाती है? चोंच। तो मतलब सरीसृप की तरह दांत, पक्षी वर्ग की तरह चोंच पाई जाती है, इसलिए इसको सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी बोला जाता है। इसके बाद में आता है आपका पेरिपेटस। इसको एनिलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी बोला जाता है। इसको एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी बोला जाता है। एनिलिडा की भांति या बेलनाकार होता है, ये एनिलिडा की भांति या क्या होता है? बेलनाकार होता है। आर्थ्रोपोडा के बीच इसमें जो भी चीजें पाई जाती है वो जोड़े में पाई जाती हैं, या यह कह सकते हैं एनिलिडा का भांति या खंडों में विभक्त रहता है। इसके बाद में आपका आता है एग्डीना। एग्डीना क्या होता है? एग्डीना को सरीसृप तथा स्तनी वर्ग के मध्य की संयोजक कड़ी बोला जाता है। इसको सरीसृप तथा स्तनी वर्ग के मध्य की संयोजक कड़ी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें सरीसृप की अपेक्षा या अंडे देता है, सरीसृप की अपेक्षा या अंडे देता है, और इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, लेकिन गर्भाशय वगैरह नहीं पाया जाता है, गर्भाशय वगैरह नहीं पाया जाता है। तो ये किसके किसके बीच की हो जाता है? ये सरीसृप और स्तनधारी के बीच की मध्य की संयोजक कड़ी होता है। अब आता है अवशेषी अंगों से प्रमाण। तो अवशेषी अंग होते क्या है? तो अवशेषी अंग बता दे आपको, जो जीव होते हैं, मतलब ये कह सकते हैं ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में तो कार्य करते थे किंतु वर्तमान में अब हमारे में काम नहीं करते हैं, ऐसे ही अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। मतलब ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में तो कार्य करते थे किंतु अब नहीं, ऐसे अंगों को ही हम क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। ऐसा माना जाता है हमारे शरीर में अवशेषी अंग लगभग 100 से अधिक, 108, 118 ऐसे कुछ पाए जाते हैं। जैसे कुछ अंग हैं, जैसे हम शरीर पे बाल कह सकते हैं, शरीर पे बाल का होना ये एक अवशेषी अंग का उदाहरण होता है। दूसरी बात अगर हम बोले क्रम रूप परिशेष का निमेषक पटल, या बोले झिल्ली, मानो पुच्छ में निमेषक झिल्ली या पटल बोला जाता है, मानो पुच्छ बोले, कर्ण पल्लव पेशियां बोले, तो ये सब क्या होती हैं? अवशेषी अंग होते हैं, जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता, जैसे पूछ मानव की, ये सब अवशेषी अंग होते हैं। क्रम रूप परिशेषिका ये क्या होती है? तो जो आंत होती है हमारी, अंधनाल जिसको बोला जाता है, ये अंधनाल में एक टाइप पे पाई जाती है, जहाँ पे ये पहले टाइम में जब मानव घास फूस खाता था तो उस समय यह क्या करती थी? सेलुलोज का पाचन करती थी, किंतु अब इसका यहाँ पे कोई काम नहीं, क्योंकि मनुष्य जो है वो घास फूस नहीं खाता है। अगर आप साग खाएंगे तो आप देखेंगे हरा हरा ही गोबर सुबह आपका निकलेगा, किंतु पहले जो था उस समय साग लोग बहुत ज़्यादा खाते थे, उस समय यह कार्य करती थी, लेकिन वर्तमान में इसका कोई कार्य हमारे शरीर में नहीं है। किंतु हाँ, यह जंतुओं में, अन्य जंतुओं में इसका कार्य होता है, जैसे खरहा हो गया, खरगोश जिसको बोला जाता है, भैंस हो गई, बकरी हो गई, वहाँ पे यह आज भी कार्य करती है। जैसे अगर हम बात करें इसकी निमेषक झिल्ली या पटल की, तो जो आँख होता है आप देखते होंगे मेढक अपने आँख के ऊपर एक दूसरी झिल्ली ढक लेती है, या चिड़िया को देखते होंगे आँख के ऊपर एक दूसरी झिल्ली ढक लेती है, या मनुष्य की जो आँख होती है, कुछ यूँ आँख हम बना दें और जैसे ये आँख बना दें, और ये वाले यहाँ पे आप देखेंगे कर्नल पे, कोने पे, जैसे ये हम आँख बना दें, यहाँ पे एक छोटी सी ऐसे होता है यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है निमेषक झिल्ली, जिसका कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन अन्य जंतुओं में यह कार्य करती है। ऐसे ही हम बात करें मानव में पुच्छ, तो मानव में पुच्छ का भी कोई काम नहीं होता है। कर्ण पल्लव की पेशियां, कान हिला, यहाँ पे जो होती है कान, ये कान यहाँ ऊपर। अब ये बताओ कान जो जंतु अन्य बकरी, जैसे बकरी हो गई, भैंस हो गई, गाय हो गई, ये कान सब हिला लेती, मनुष्य को हिलाने या न हिलाने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं भैया पड़ेगा। तो इसलिए मनुष्य में कैसे अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जैसे अक्लदाढ़,
18 वर्ष की आयु में निकलती है, इसलिए भी इसका भी कोई काम नहीं होता है, लेकिन जब निकलती है तो अनेक और भी दर्द देती है, इसलिए इसका कोई मानव शरीर में इसका कोई कार्य नहीं होता है। तुलनात्मक और रूढ़की से प्रमाण क्या है? तुलनात्मक और रूढ़की से प्रमाण ये है, जाइगोट आप लोगों ने नाम सुना होगा, जब निषेचन क्रिया होती है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट से भ्रूणी विकास के फलस्वरूप वयस्क जंतु का विकास वृत्तिवर्त और जीवधारी के विकासी इतिहास जातिव्रत कहलाता है। जीवधारी भ्रूणी विकास के दौरान अपने जाति के इतिहास को दोहराते हैं। इसी पुनरावृत्त सिद्धांत को जातिव्रत की पुनरावृत्ति कहते हैं। अरे हम आपको साधारण भाषा में समझाते हैं। कैसे रुके, मतलब जितने भी जीव ऐसे पाए जाते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, उनमें जब निषेचन क्रिया होती है तो निषेचन के बाद में जो भ्रूण बनता है, जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट को अगर हम आपको दिखा दें, तो आप ये नहीं बता पाएंगे ये बंदर का बच्चा है, ये पक्षी का बच्चा है, ये मनुष्य का बच्चा है, ये मछली का बच्चा है। ये भ्रूण जो होते हैं, इनकी भ्रूणीय अवस्था बिल्कुल एक समान होती है। जैसे जैसे इनका जन्म टाइम आता जाता है, वो इधर उधर मतलब अपने अपने वर्ग में दिखने लगते हैं, लेकिन भ्रूणीय अवस्था एक जैसी होती है। आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा जो हमने आपको पढ़ाया है। वेरी सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है। ठीक है।